नमस्कार दोस्तों, टुडे जी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन, ये 1995 में अस्तित्व में आया। दूसरा कथन है, इसका 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में होगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो और सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 280 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है। यह 1995 में अस्तित्व में आया, इसलिए कथन एक सही है। इसके 164 सदस्य हैं जो विश्व व्यापार में 98% की भागीदारी करते हैं। इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अबू धाबी में होगा, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। आज का पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन केवल एक और दो, बी ऑप्शन केवल दो और तीन, सी ऑप्शन केवल एक और तीन, डी ऑप्शन एक, दो और तीन। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई। यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति होगी। आपको बता दें कि RBI को मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार MPC 6 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें से 3 सदस्य RBI से होंगे और अन्य 3 सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है, इसलिए कथन एक सही है। RBI के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए ऑप्शन वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन संचार मंत्रालय, डी ऑप्शन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी ऑप्शन कारपोरेट कार्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने अपने ग्राहकों हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था। ये भारतीय डाक विभाग का एक भुगतान बैंक है जो डाकघरों के नेटवर्क और लगभग 4 लाख डाकियों के माध्यम से काम करता है। यह जमा स्वीकार करता है, प्रेषण सेवाएं प्रदान करता है, मोबाइल बैंकिंग और तीसरे पक्ष के फंड ट्रांसफर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शासित है। यह संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नचिकेत मौर्य की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों को पूरा करने के लिए पेमेंट बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला घटक या पहला कथन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। दूसरा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना। चौथा, पहला प्रशासनिक सुधार उद्योग। उपर्युक्त घटनाओं में से कौन सा सही कालानुक्रम का चयन दिए गए कूट में से कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना, फिर पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, फिर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ। तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर बी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम से जांच करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुधारने हेतु सिफारिशें देने के लिए 1966 में भारत सरकार द्वारा पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता शुरू में मोरारजी देसाई और बाद में के हनुमतैया ने की थी। 1975 और 1977 के बीच में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत की गई थी। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन नागालैंड और डी ऑप्शन मिजोरम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लगभग 2500 करोड़ की 11 लगभग योजनाएं के उद्घाटन या शिलान्यास पर मिजोरम के लोगों को बधाई दी। आपको बता दें कि मिजोरम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जबकि दूसरा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मौजूद फोंग पुई या ब्लू माउंटेन मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह ब्लिथ, ट्रैगोपैन, डार्क रम्ड स्विफ्ट और ह्यूम तीतर सहित कई दुर्लभ पक्षियों का आवास है। यह साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में स्लो लोरिस, एशियाई काला भालू, स्टंप टेल्ड मकाक और डैप्ड लंगूर जैसे लुप्तप्राय स्तनधारियों को भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सागर सेतु क्या है? एक सोनार प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन अपतटीय गश्ती पोत और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय रसद पोर्टल मोबाइल ऐप और डी ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर। तो सागर सेतु एक राष्ट्रीय रसद पोर्टल मोबाइल ऐप है। इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का मोबाइल ऐप सागर सेतु लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह ऐप उन गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर आयातक, निर्यातक और सीमा शुल्क दलालों की पहुंच में नहीं होती हैं। यह आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया जैसे कंटेनर फ्रंट स्टेशन शुल्क, शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क आदि के लिए आवश्यक भुगतान हेतु डिजिटल लेनदेन की सक्षम बनाता है। इसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दूसरा कथन है इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतें और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, दूसरा कथन सही है। बीते दिनों हरियाणा के एक पूर्व विधायक ने जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि भारत में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसलिए कथन 1 गलत है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है, इसलिए कथन दूसरा सही है। पहले यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संविधान के नए
अनुच्छेद 338 बी और 342 ए जोड़े गए। अनुच्छेद 338 बी एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 242 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? ए ऑप्शन भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 2011, बी ऑप्शन जैव विविधता अधिनियम 2002, सी ऑप्शन है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, डी ऑप्शन पौध किस्म संरक्षण अधिनियम 1970। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। फ्रेंड, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट उन सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।